A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT/IDT for CA Final and GST for CA Inter. So now we are going to start with the topic that is composition levy. अब composition levy का ये जो आपका टॉपिक है ना, this is in CA Inter also, ये आपके CA Inter में भी है, as well as अगर हम बात करें CA Final, तो CA Final में भी आपका ये composition levy वाला टॉपिक है. दोनों पीडीएफ मैंने यहाँ पे इसलिए ओपन रखे हैं कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे कि कोई कंटेंट में चेंज नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जीएसटी लॉ सेम है. बस आपको ये दिखेगा, अगर ये ब्राउन शेड पे चीजें जा रही हैं तो यहाँ पे आपको ब्लू में दिखेंगी, क्योंकि ये सीए इंटर की बुक है और वो हमारी सीए फाइनल की. अब कंपोजिशन लेवी का ये जो टॉपिक है, मैं पैरेलली जगह जगह आपको ये पीडीएफ स्क्रॉल करवा दूंगी दोनों की, सीए फाइनल सीए इंटर दोनों इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. कंपोजिशन लेवी का ये टॉपिक एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिलता है, लेकिन मैंने इसको रजिस्ट्रेशन में इसलिए लिया है क्योंकि दिस इज येट अनदर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से होता है, रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, एनआरटीपी वाला रजिस्ट्रेशन होता है, सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन होता है, एंड दिस इज आल्सो येट अनदर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम. व्हाई कंपोजिशन स्कीम? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो योर थ्रेशोल्ड लिमिट इज आइदर 20 लाख और 40 लाख एज द केस में बी. हमने रजिस्ट्रेशन के पार्ट 1 में ये पढ़ा था, इफ यू हैव येट नॉट डन पार्ट नंबर 1 यू हैव टू डू दिस, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 20 लाख इन सम केसेस एंड इन सम केसेस इट इज 40 लाख. अब why then there is the requirement of composition levy? फिर composition levy की requirement क्यों है? composition levy की requirement इसलिए है क्योंकि देखो 20 लाख 40 लाख क्रॉस करना बहुत इजी होता है कई जगहों पे. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कॉलेज के बाहर एक टी स्टॉल है या फिर चाय की टपरी है जिसको हम बोले, और जो चाय की टपरी वाले भैया ना, उनका टर्नओवर 20 लाख तो ऐसे ही क्रॉस हो जाता है. कॉलेज है, टर्नओवर ऐसे ही 20 लाख क्रॉस हो जाता है, चाय भी वहां पे कुछ नाश्ता पानी है, तो ऐसे ही तुम्हें भी पता है कि वहां पे क्या हो जाएगा, उनका इजीली वो टपरी का क्या हो जाएगा, टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाएगा. या फिर पानी पूरी वाला भैया है, उनका भी टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा. या फिर एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान है, छोटी सी क्या है, फोटोकॉपी की क्या है, दुकान है, इन लोग का क्या होता है, टर्नओवर इजीली क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है 20 लाख के. अगर आसपास कहाँ पे है ये लोग, अगर ये लोग कॉलेज वगैरह ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा इन सब चीजों की जरूरत पड़ती. अब हम तो एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं हमारा चाय की टपरी वाले भैया का, तो वहां पे क्या दिक्कत है, अगर इनका 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी टर्नओवर क्रॉस हो गया तो दे आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द प्रॉब्लम इज मंथली रिटर्न फाइल करने होंगे, और मंथली एक नहीं, दो नहीं, 3 रिटर्न फाइल होंगे. चलो मंथली रिटर्न फाइल करने हैं, फिर एक बंदे को बिठा के रखी कि भाई अब तो टैक्स इनवॉइस इशू कर, अकाउंटिंग कर प्रॉपरली. मतलब चाय की टपरी पे जहाँ पे 10 रुपए की एक चाय होगी, 15 रुपए की एक चाय होगी, वहां एक अकाउंटेंट भी बैठा होगा क्या करने के लिए, जीएसटी का आपका टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए, आईटीसी का ध्यान रखने के लिए. गांव चलते हैं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच नहीं पाती, लेकिन हमारे जीएसटी की लिमिट पहुंच जा रही है, 20 लाख 40 लाख ऐसे क्रॉस हो गया. अब गांव वाले भैया जो 20-40 लाख तो चलो क्रॉस कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब रिमोट एरिया से उनको क्या करना है, उनको इतना पता नहीं है रिटर्न कैसे फाइल होते हैं, वो आते हैं शहर में. शहर में आ गए, थोड़ा बहुत बाहर आ गए, 2-3 घंटे का ट्रैवल करके कि भाई मेरा रिटर्न फाइल करके दो. महीने में उन्हें 2-3 बार तो रिटर्न फाइल करवाने के लिए आना ही पड़ेगा. क्यों आना पड़ेगा? पहली बार आए, हमारे चार्टेड अकाउंटेंट तो चार्टेड अकाउंटेंट है, आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अकाउंट आपका अभी कंप्लीट नहीं है, XYZ रीजंस होंगे जहां पे बोला जाएगा ये इस रीजन से हम नहीं कर सकते, सॉरी वी आर आउट. अब बंदा वापस जाएगा अपने गांव, फिर से सामान लेके आएगा, फिर से डॉक्यूमेंट लेके आएगा, ऐसे तो 1-2 चक्कर उसके यूं लगने ही लगने, ये तो कंफर्म है, प्रोफेशन ही ऐसा है. अब क्या करें, बेचारा अपना दुकान संभाले या अपना रिटर्न संभाले. तो देर आर जेन्युइन रीजन. चलो ये रीजन नहीं हुआ तो वो सोचे कि मैं तो खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर लूं. अरे इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंचती नहीं है तो तुम्हारा इंटरनेट कैसे पहुंचेगा, नेटवर्क कैसे पहुंचेगा. सो देर आर जेन्युइन रीजन बिकॉज ऑफ विच लगा कि नहीं यार,
कंपोजिशन स्कीम लेवी, ये जो है कंपोजिशन लेवी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोग भी रजिस्टर होते हैं, पहली बात उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होना होता है वो 20 नहीं होता, 40 नहीं होता, 1.5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, इन दैट केस आपके लिए क्या है, कंपोजिशन लेवी है। अगर आप कंपोजिशन लेवी में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो आपको मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना होता, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, सो 1.5 करोड़ है आपके पास थ्रेशोल्ड लिमिट। अरे भाई 1.5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं होता है तो यस यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। और चलो कंपोजिशन तो ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, और इसके साथ आपको एक नॉर्मल टैक्स पे नहीं करना। नॉर्मल टैक्स पे नहीं करना मतलब जैसे कहीं पे 18% होता है, 12% होता है, 10% होता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको इस रेट से भी टैक्स नहीं पे करना। कंपोजिशन स्कीम वालों, आपको क्या करना है, आपके लिए ट्रेडर के लिए एक रेट बताया है, मैन्युफैक्चरर के लिए एक रेट बता के रखा है, जो रेस्टोरेंट वाला है उसके लिए रेट बता के रखा है, वो रेट है 1%, द रेट इज 2%, द रेट इज 2.5%, ऐसे करके कुछ तो बहुत नॉमिनल रेट आपको दिया है, उतने से आप टैक्स पे कर दो। इससे क्या होगा मैम, नॉमिनल रेट से अगर हम टैक्स पे करेंगे तो देखो ऑलरेडी कंपनसेटेड रेट से आपसे क्या ले रहे, टैक्स ले रहे, तो आपको आईटीसी नहीं देंगे। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और आपको जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना होगा तो बहुत सारे लफ्टों से बचोगे ना, तो आप सिर्फ एक कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करो। इनफैक्ट यू आर नॉट एलिजिबल, आप अगर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्स तो पे करोगे, लेकिन आप सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करोगे। तो बहुत सारी चीजें ईज करके रखिए फॉर द कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन के लिए। जो नॉर्मल पर्सन को क्या करना होता है, उसे टैक्स इनवॉइस भी इशू करना होता है, उसे आईटीसी भी क्लेम करना होता है, उसे मंथली रिटर्न भी फाइल करने होते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर के होते हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं मैम, जैसे आप बोल रहे हो कि अ कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट, बट क्या इसका मतलब ये भी है कि अगर कंपोजिशन स्कीम वाले को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाए, बिकॉज वो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को सपोज मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाए, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ये बोलता है सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। तो क्या मैम इसमें बिकॉज सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, तो क्या रिसिपिएंट कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करेगा? नहीं। यहाँ पे अगर हमारे कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन ही रिसिपिएंट है और उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने को बोला गया है, तो वो कंसेशनल नहीं, तब वो नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करेगा, ओनली इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि वो टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर पे कर रहा है। सप्लायर थोड़ी ना कंपोजिशन स्कीम में है, तो वो सप्लायर के बिहाफ पे क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। तो यस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नॉर्मल रेट से उसको क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। नाउ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर, रिसिपिएंट, ये कहाँ लिखा है मैम? ये सारी चीजें जो आप इतनी सारी बोल रहे हो, तो अब अपन पढ़ते। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, सब कुछ ओवरराइड करता है सेक्शन नंबर 10। तो माय सेक्शन नंबर 10 will override each and everything that has been written in the act, but it does not override, क्या लिखा है, but does not override what? सेक्शन नंबर सबसेक्शन 3 and 4। सबसेक्शन 3 and 4 कौन सा सबसेक्शन 3 and 4? सेक्शन 9 का 3 and 4। तो ये सभी चीजों को ओवरराइड करता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 को ओवरराइड नहीं करता, 9 सबसेक्शन 4 को ओवरराइड नहीं करता है, और ये 9, 3 and 9, 4 और कुछ नहीं है, ये है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। ऑल्दो इट ओवरराइड्स द एंटायर एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, लिखा है मतलब एक्ट में कुछ भी लिखा हो, बट 9394 को ये ओवरराइड नहीं करता, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है,
और जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उसको सेक्शन 9(1) के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करना। 9(1) मतलब नॉर्मली जो टैक्स पेमेंट होता है, नॉर्मली जैसे हाईएस्ट रेट हमारा जितना जाता है 48% हमारा क्या जाता है, हाईएस्ट रेट जाता है आईजीएसटी का, और इधर हमारा जीएसटी का, सीजीएसटी का रेट जो है 20% इधर है, उधर 40% है जो हमने पढ़ा था। तो बोलते हैं कि ये जो हाईएस्ट रेट जा रहा है ना, ये सब कुछ नहीं पे करना, 18, 12, 10 ये सब परसेंटेज आपको पे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको हम यहाँ पे बता रहे ये सारे रेट, इन रेट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। और इसके अकॉर्डिंग कैसे पे करोगे, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप 1% पे करोगे सीजीएसटी एंड एज वेल एज 1% पे करोगे एसजीएसटी, and if it is IGST, then for the IGST it is going to be 2% directly. But if you are a trader, that means other supplier, not a manufacturer, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आप क्या करोगे, if you are not a manufacturer तो आप क्या करोगे, 0.5% पे करोगे किसका, CGST का, एंड 0.5% आप पे करोगे किसका, SGST का। ठीक है, so 0.5% will be for the CGST, 0.5% for the SGST, making it 1% for the trader. ट्रेडर के लिए कितना हो जाएगा, 1%. Then if you are a रेस्टोरेंट, आप क्या करते हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो इट विल बी 2.5% CGST, 2.5% SGST, making it 5% for IGST. Understood? Making it what, 5% for IGST. अब एक सेकेंड, I have to confirm one thing. Yes, एक चीज, एक मिनट, हाँ, done, everything is correct. What problem I was having is, एक और 6% का रेट रहता है जो आगे इन्होंने दे के रखा है, हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी वहां पे जरूरत नहीं है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग। सो यहाँ पे हमारा क्या है, ये सारे रेट देके रखे विथ रिस्पेक्ट टू योर ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंड इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो 2.5% इफ यू आर प्रोवाइडिंग, ये शेड्यूल 2 की जो ये सर्विस है और कुछ नहीं है, ये रेस्टोरेंट सर्विस है, उसका रेफरेंस देके रखें। तो ये उन्होंने दे दिया कि हाँ भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ भले 50 लाख लिखा हो टर्नओवर के लिए, आप यहाँ 50 लाख पे इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि 50 लाख का ये टर्नओवर हैज बीन इंक्रीज टू सी 1.5 करोड़। तो अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ है तो यू आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन पर्सन। बट मैम ये 1.5 करोड़ का टर्नओवर हम कब देखेंगे, हम देखेंगे पिछले साल, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहा है या उससे कम रहा है, कंपोजिशन स्कीम के लिए आप रेडी हो, आप रजिस्टर हो सकते हो। इस करंट ईयर में, रनिंग ईयर में अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया 1.5 करोड़ तो इसी ईयर में आपको कंपोजिशन से नॉर्मल टैक्स पेयर में आना पड़ेगा। अब मेरी बात फिर से आप समझो, ये जो टर्नओवर लिमिट है, I want to get registered as a composition person. I want myself to get registered as a composition person. तो how would I check that? तो बोलते हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, सपोज करो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, सपोज दिस इज माय करंट फाइनेंशियल ईयर, बोलते हैं आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे चेक करो। आप क्या करो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर चेक करो। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर लिमिट इज लेस देन or equal to 1.5 crore, if it is less than and equal to 1.5 crore, तो yes you are eligible in current year। मतलब पिछले साल के बेसिस पे करंट ईयर में आप डिसाइड करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम में आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो यस था हमारा, क्या था, यस इट वाज लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़, तो यस यू आर एलिजिबल टू गेट अपॉइंट टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन पर्सन। ठीक है, बट मैम ये 1.5 करोड़ क्या है, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूं, ये जो 1.5 करोड़ है इट इज एग्रीगेट टर्नओवर, ये है एग्रीगेट टर्नओवर। मैम एग्रीगेट टर्नओवर, मैं फिर से एक चीज लिख रही हूं, मैंने यहाँ लिखा एग्रीगेट टर्नओवर, मैं क्या नहीं लिख रही हूं उस चीज को नोटिस करना, व्हाट आई एम नॉट राइटिंग, टर्नओवर इन स्टेट। तो मैंने लिखा है क्या, एग्रीगेट टर्नओवर,
व्हाट आई हैव रिटर्न इज एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर चेक करोगे फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग कि कहीं आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ अगर क्रॉस होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो फॉर चेकिंग द एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो या नहीं, यू विल चेक द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, आप मेरे साथ कर चुके हो। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब अगर आपकी 5 जगह ब्रांचेस हैं, कितनी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, कितनी भी जगह, कितनी भी ब्रांचेस हो, सभी का ओवरऑल आपको क्या देखना पड़ेगा, ओवरऑल टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। मतलब सारी ब्रांचेस, सारे स्टेट में जितनी जगह आपका बिजनेस चल रहा है, सब कुछ आप टोटल करोगे, टोटल करके यू विल से कि एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका क्या, टर्नओवर इन स्टेट। तो मैम फिर ये डिफरेंस क्या है, ये सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में आपका टर्नओवर देख रहे हैं। मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है, मेरा बिजनेस पंजाब में है, इन दोनों को मिला के बनता है एग्रीगेट टर्नओवर। बट जब मैं टैक्सेस पे करूंगी ना, तो मैं अपनी स्टेट में कितना टर्नओवर है उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, टैक्स पे करूंगी। मेरा महाराष्ट्र में कितना टर्नओवर है तो महाराष्ट्र में उतना टैक्स पे होगा, मेरा पंजाब में कितना टर्नओवर है तो पंजाब में उतना क्या होगा, टैक्स पे होगा। अब ये कहाँ लिखा है, तो फिर से आ जाते हैं हम। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन पेयर। बट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको टैक्स पे करना है, तो टर्नओवर इन स्टेट शुड बी वॉट एवर इज योर टर्नओवर इन स्टेट, उसका आप 1% मैन्युफैक्चरर का देखेंगे। सिमिलरली टर्नओवर इन स्टेट आप देखेंगे किसका, सप्लायर का। और यहाँ पे इन केस ऑफ रेस्टोरेंट वाला अगेन इट इज रिटर्न टर्नओवर इन स्टेट, यहाँ पे भी क्या लिखा है, टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो टर्नओवर, टर्नओवर मतलब टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, पूरा ओवरऑल टर्नओवर हम चेक करेंगे। तो ओवरऑल टर्नओवर इन द स्टेट वी विल चेक, और उसके बेसिस पे आप टैक्स पे करोगे। लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड लिखना जरूरी है, दैट आई हैव टोल्ड यू। अब आगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, आगे यहाँ पे बोलते हैं कि देखो जब हम क्या करते हैं कंपोजिशन स्कीम में है, ये जो कंपोजिशन स्कीम है ना, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स। ये सिर्फ जब आप गुड्स का सप्लाई करते हो ना, तो सिर्फ तभी कंपोजिशन स्कीम आप पे लेवी होती है। इसका मतलब अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो इन केस ऑफ सर्विस कंपोजिशन स्कीम नहीं है। ओनली एक्सेप्शन इज दिस रेस्टोरेंट सर्विस। अगर रेस्टोरेंट सर्विस है तो रेस्टोरेंट सर्विस में ही आपको 2.5 दिया है, सिर्फ एक लौती सर्विस है जिसपे कंपोजिशन स्कीम लेवी होता है। अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम इज लेवीड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। ठीक है, तो हमें 3 चीजें पता चली। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होगा, जी हाँ। कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो तो आपका एलिजिबिलिटी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर से डिसाइड होगी, जी हाँ। लेकिन टैक्स पे करते हो आप टर्नओवर इन स्टेट पे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1%, अगर आप ट्रेडर हो तो 0.5% और अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट है, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, पे करोगे अपना टैक्स। अब जैसा कि मैम आपने बोला कि सर्विस वालों में सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही आते हैं, बट यहाँ पे और क्या दिया है, यहाँ दिया है प्रोवाइडेड फर्दर पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ABC, मतलब या तो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है या रेस्टोरेंट वाला है। द पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे द टैक्स अंडर क्लॉज ABC may supply the service, may supply what service other than those referred in clause B of paragraph 6 schedule 2 of value not exceeding 10% of the turnover in state in preceding year or 5 lakh whichever is higher। क्या लिखा है ये, देखो हम बोल रहे हैं गुड्स 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 के ऊपर ही कंपोजिशन स्कीम है। ये बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट चाहे आप सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट वाले हो या सप्लायर हो, आप चाहो तो सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू उस स्टेट के टर्नओवर की 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर तक ही हो सकती है। ये क्या बात बोली, अभी आप मैम बोल रहे थे कि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स वालों के लिए है।
अब आप ही बोल रहे हो कि सर्विस वालों के लिए भी है कंपोजिशन स्कीम, बिल्कुल सर्विस वालों के लिए भी है, लेकिन कैसे ये समझो। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम सपोज करो ये गुड्स बेचने का, ये गुड्स है मेरे मेरे सिर्फ गुड्स सेल करने का काम है, ठीक है। अब मेरा काम जब क्या है, गुड्स सेल करने का है। अब ये क्या, हम क्या सेल करते हैं, फोन, है ना, हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन सेल करते हैं। अब जब आप मैम मोबाइल फोन क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये तो गुड्स सेल हो गए, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मेरे पास एक बंदा है, बोला अरे ये तो हैंग हो गया, ये क्या हो रहा है, फोन हैंग हो रहा है, आप क्या करके दो, इसको सही करके दे दो। हमने इसको सही करके दे दिया। जब आप इन चीजों को सही करके दे रहे हो, आप रिपेयर करके दे रहे हो, आप कंडीशन सही करके दे रहे हो, दैट इज सर्विस यू आर गिविंग। चलो ये एक चीज हो गई। अब हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्या करते हैं, लैपटॉप भी सेल करते हैं, फ्रिज भी सेल करते हैं, एसी भी सेल करते हैं, हम कूलर भी सेल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का हमारा क्या है, टर्नओवर है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप सप्लाई ऑफ गुड्स तो कर रहे हो, लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ भी एक प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, डोंट यू थिंक यू विल डिलीवर द गुड्स, वो सामने वाला हाथ में तो लेके नहीं जाएगा ना, ये फ्रिज टीवी ये सब। यू हैव टू डिलीवर द गुड्स टू द प्लेस ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन की प्लेस पे आप वो गुड्स को क्या करेंगे, डिलीवर करवाएंगे। तो आप जब उस पर्सन की प्लेस पे इन गुड्स को क्या करते हैं, डिलीवर करवाते हैं, इन दैट केस यू आर सप्लाइंग द सर्विस, आप सर्विस दे रहे हो। बिल्कुल करेक्ट। अब ये सारी चीजें तो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो यहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो, उसने एक लिमिट लगा दी कि आपको सर्विस देनी है। देखो जेन्युइन है कि हर बिजनेस में थोड़ी बहुत सर्विसेज जाएंगी ही जाएंगी। और सर्विस में बताऊं कैसे, मुझसे किसी ने सामान खरीदा, ठीक है, मुझसे क्या किया, किसी ने सामान खरीदा, ठीक है, खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो सामान किसी ने मुझसे खरीदा ना, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है। उसने बोला मुझे क्रेडिट पे दे दो। मैंने कहा ठीक है, क्रेडिट पे ले लो आप सामान, ठीक है। अब जब आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट पे सामान ले रहे हो मुझसे, एक सेकंड, ये हमारी सीरी मैडम जग गई हैं, उसको मैं सुला दूं। Your message says, Joe, I won't send it. सो गई, चलो। तो हाँ, अब मैंने गुड्स बेचे, अब गुड्स मैंने सेल किए, तो सामने वाले ने बोला यार क्रेडिट पे दे दो। क्रेडिट पे देना मतलब मैं उसको कहीं ना कहीं अपना पैसा यूज करने को दे रही हूँ ना, मेरा पैसा उसके पास है, वो मुझे अभी नहीं दे रहा, ही इज सेइंग कि मुझे क्रेडिट सेल कर दो, तो आई एम allowing the person to use the money, and use of money is supply of service। और मैंने उसको बोला देखो, एक महीने में अगर पैसे नहीं देते तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो अरे आप सप्लाई ऑफ सर्विस ही तो कर रहे हो। तो इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं सर्विसेज भी साथ में जाती है। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम को समझते हुए उन्होंने बोला कि ओके, अगर आप क्या करते हो, सर्विसेज सप्लाई करते हो तो करो सर्विस, कोई बात नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट वालों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। रेस्टोरेंट वाले को तो 2.5% दिया ही है ना, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाला अगर रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहा है तो 2.5% उसको ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बट इसके अलावा कोई बिजनेस है तो उसको बोला है आप अपने स्टेट का टर्नओवर चेक करो। आप क्या करो, अपने स्टेट का टर्नओवर चेक करो, और आपके स्टेट में जो भी टर्नओवर है आपका, उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। 10% और व्हाट, 5 लाख विच एवर इज हायर, आप ये ले लो। और ये हो गया आपके लिए क्या, 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट। इतना सर्विस दे दो, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही चीज यहाँ पे लिख के रखी। सिमिलरली देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया जो अभी हमने लिया था। The value of exempt supply of service provided by way of extending deposit, loans and advance in so far is represented by interest or discount shall not be taken into account for determining the turnover in state। अब ये चीज क्यों लिखी है इसको मैं समझा देती हूँ। देखो भाई, आप जब सप्लाई का तो हम बोल रहे हैं ना, लोन्स देते हो आप, एडवांस देते हो, बिजनेस में चलता रहता है, एक दूसरे को उधार वगैरह देना, ये सब चलता है। तो दिस इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आप जब ये वाली सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो ना, तो स्पेसिफिकली जब आप क्या करते हो, वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट निकालते हो। तो इन स्टेट आप जब क्या करते हो, टर्नओवर निकालते हो। मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात नहीं कर रही, इन स्टेट जब आप टर्नओवर निकालते हो, तब ये वाला जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, इसको आप टर्नओवर में काउंट मत करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर के लिए काउंट मत करना।
अभी हम चेक करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हमको इसको काउंट करना है या नहीं करना। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बोल रही हूँ टर्नओवर एंड स्टेट अगर आप निकाल रहे हो तो स्पेसिफिकली इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाला वो जो पॉइंट है उसके लिए कुछ वैल्यू दी हो तो यू विल नॉट कंसिडर दैट। डन। चलो, अब कुछ पर्सन ऐसे जिनको बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू ऑप्ट, अगर आपको चाहिए कि आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो पहले तो ये कंडीशंस आपको दी। अब वो कंडीशन क्या है? सबसे पहले एक तो आप सर्विस नहीं दोगे, जितनी बोलिए वो चलेगा, उसके अलावा आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। देन नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नॉट एलिजिबल टू टैक्स, मतलब जिन चीजों पर टैक्स ही नहीं लगता, एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, नॉन टैक्सेबल वाली चीज है, तो ना तो आप सप्लाई कर सकते हो गुड्स और सर्विस दैट आर नॉट एलिजिबल टू जीएसटी। अरे जिन चीजों पे जीएसटी लगता ही नहीं है अगर उसको सप्लाई करो तो कंपोजिशन में भी आके क्या करोगे? हमको तो टैक्स के पर्पज से तुमको भी कंपोजिशन में लाना था। अगर ऐसी चीजों का सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो नॉट एलिजिबल टू जीएसटी तो फिर छोड़ो, यू आर नॉट एलिजिबल। फिर नॉट एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, एक कंपोजिशन टैक्स पेयर सप्लाई नहीं कर सकता, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, वो रिसीव कर सकता है इंटरस्टेट सप्लाई, उसको रिसीव करना है तो बाहर से गुड्स रिसीव कर सकता है बट वो बाहर गुड्स सेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर इंटर स्टेट सप्लाई आपको करना है, अलग अलग स्टेट्स में आपको सप्लाई करना है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है वहां पे। यहाँ पे क्या है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन नंबर 24। तो तीन चीजें, पहला तो एलिजिबल तब हो गए जब आप ऐसे कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं करते जिन पे जीएसटी नहीं लगता। आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप इंटरस्टेट सप्लाई ले सकते हो, इनवर्ट सप्लाई ले सकते हो, लेकिन आप सप्लाई कर नहीं सकते और आपको सर्विस में भी एंगेज नहीं होना। देन इसके बाद आप ऐसा कोई काम मत करना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टैक्स कलेक्शन करना है, तो ऐसा ईसीओ जिसको क्या करना है टैक्स कलेक्ट करना है, उसके थ्रू आप अपने गुड्स दे रहे हो। मतलब आप क्या करो, आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स को सेल करते हो या सर्विस को सेल करते हो जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अगर वो आपका टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो भाई नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर को पूरा फुल फ्लेज टैक्स कलेक्शन करना होता है। टीसीएस के रेट अलग है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद क्या मैम वो खुद के ऑनलाइन पोर्टल से सेल कर सकता है? हाँ, खुद के ऑनलाइन पोर्टल से ये सेल कर सकता है बट खुद के ऑनलाइन पोर्टल को भी इंट्रास्टेट के लिए रखना, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करो तो अगेन यू आर इनएलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। कुछ ऐसे नोटिफाइड गुड्स हैं, you should not be a manufacturer of that notified goods। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स है जिसके लिए आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि आप इन नोटिफाइड गुड्स के लिए क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जैसे आइसक्रीम है, मसाला है, पान मसाला वगैरह, तो आप क्या नहीं कर सकते, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी भी नहीं हो सकते। तो अब तक मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एलिजिबिलिटी कैसे आएगी, तो एलिजिबिलिटी आएगी, एक तो आप सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे होंगे, ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको टीसीएस का कलेक्शन करना, ऑनलाइन खुद का पोर्टल हो सकता है लेकिन वो इंटरस्टेट होना चाहिए, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, हाँ रिसीव कर सकते हो, आप ऐसा कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं करेंगे जो नॉट एलिजिबल फॉर जीएसटी होगा, और साथ ही साथ ना तो आप सीटीपी होना चाहिए, ना ही आप क्या होना चाहिए, एनआरटीपी होने चाहिए, और ना ही आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए किसी भी नोटिफाइड प्रोडक्ट के। अब सपोज करो आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में लेना चाहते हो आप रजिस्ट्रेशन, आपकी 4 ब्रांचेज है, तो अगर आप एक या एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड हो, मतलब आपकी एक या एक से ज्यादा क्या है, ब्रांचेज है, ठीक है, मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक जगह मेरी ब्रांच का है पंजाब में है, और मुझे कंपोजिशन स्कीम करना है, तो इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो एक चीज याद रखना, अगर महाराष्ट्र की ब्रांच को कंपोजिशन में लेके आए हो सेम पेन वाली, तो सेम पेन में अगर पंजाब की ब्रांच भी आपकी रजिस्टर्ड है तो उसको भी कंपलसरी कंपोजिशन में आना पड़ेगा, आप ब्रांच वाइज चॉइस नहीं कर सकते। तो अगर सेम पेन में आप रजिस्टर्ड हो तो एक अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो सभी को क्या होना पड़ेगा, फिर कंपोजिशन स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन
द रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अनलेस ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे अंडर द सेम टैक्स रेजिम। एक अगर बोलता है कि मुझे कंपोजिशन में आना है तो सारे के सारे सेम पेन में जो रजिस्टर्ड है ना सबको कंपोजिशन में आना पड़ेगा। अगर एक भी इनएलिजिबल हुआ तो सारे इनएलिजिबल होंगे। गॉट इट? एंड देन इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, अब यहाँ पे लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग। ये सेक्शन अलग है, अलग इन द सेंस जो मैं बोल रही थी ना 6% वाला कुछ तो है, ये वही है। पहले क्या था, दो अलग अलग सेक्शन थे, अब उन सेक्शंस को मर्ज करके एक 10 बना दिया और एक 10(2)(a) कर दिया। इसके लिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, ये वाले के लिए थोड़ा सा हम रुकते हैं। अब हम देख ली कि हमने कंपोजिशन स्कीम से रिस्पेक्ट में जो जो चीजें करनी थी ऑलमोस्ट कर ली सिवाय एग्रीगेट टर्नओवर के। तो स्कीम का ओवरव्यू, पहली बात तो ये वॉलंटरी ऑप्शनल स्कीम है। ये स्मॉल ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए है कि अगर छोटे छोटे जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं देने के लिए हमने बोला है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने कंपोजिशन स्कीम पढ़ी वो सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में पढ़ी और थोड़ा बहुत सर्विसेज उनको क्या है अलाउड है कि थोड़ी बहुत सर्विसेज वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हमने अभी पढ़ा क्या, कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। अब जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है ना वो कंपोजिशन स्कीम सर्विस वालों की ही है, रुकते हैं अभी उसके लिए, बट हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बोला मैम व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, तो गुड्स के लिए जो आपकी टर्नओवर लिमिट है वो कितनी है, 1.5 करोड़। तो टर्नओवर लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं जहाँ पे टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ नहीं है। तो नोटिफिकेशन स्टिपुलेट्स दैट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स विल बी 75 लाख इन दिस स्पेसिफाइड स्टेट। ये वाली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपकी टर्नओवर लिमिट इंस्टेड ऑफ 1.5 करोड़ विल बी 75 लाख। क्योंकि देखो ना ये सब पता है क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस ही है, सारी टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे बोला है कि टर्नओवर लिमिट कम रखते हैं, नॉर्मल पे लेके आएंगे इनको जल्दी। तो यहाँ पे कितना टर्नओवर लिमिट है, 75 लाख। अब इसमें क्या आता है हमारा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो ये हो गया मेरा M3, ठीक है। नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी हो गया मेरा नागालैंड, त्रिपुरा। फिर अरुणाचल प्रदेश बचा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं MAN, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ठीक है। तो मेंस एस का आ गया, एक्स का आ गया सिक्किम। तो क्या क्या मेरा कवर हो गया, देखो मेंस कवर हो गया। अब मेंस में क्या क्या कवर हुआ मेरा, मेंस में मेरा कवर हुआ 75 लाख के लिए मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये कवर हो गया। मेंस एन क्या हो गया, नागालैंड, एस पर हो गया क्या, सिक्किम, दिस हैव बीन कवर्ड। तो यहां बचा क्या, T and U। तुम कौन हो, तुम टू बोलते हैं ना हिंदी में, तू ऐसा करा, टू मेंस मतलब बहुत गंदा निमोनिक है बट याद करने के लिए अच्छा है, टू मेंस। तो टी से क्या हो गया मेरा, त्रिपुरा, और ये यू से हो गया उत्तराखंड। तो टू मेंस में जो है, टू मेंस में आते हैं 75 लाख। 75 लाख कहाँ पे आते हैं, 75 लाख का टर्नओवर लिमिट है टू मेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी जगह पे जो टर्नओवर लिमिट है वो 1.5 करोड़ रहने वाला है। देन तो ये हो गया हमारा टू मेंस पे हमारा टर्नओवर लिमिट कितना है, 75, और यहाँ पे टर्नओवर बाकी जगह पे कितना है, 1.5 करोड़। अब सपोज करो, मेरी बात समझो, आपका एक ब्रांच कहाँ पे, मणिपुर में, एक ब्रांच आपका महाराष्ट्र में, एक ब्रांच आपका पंजाब में, एक ब्रांच आपका राजस्थान में। अब आपका ब्रांच राजस्थान में, पूना में है, महाराष्ट्र में, मणिपुर में है। तो ये आपका एक भी जगह अगर ऐसी आ गई जहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होता है, तो अब सभी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या आ जाएगा, 75 लाख ही देखा जाएगा। तो अगर मणिपुर में 75 लाख आपका क्रॉस हो गया तो यू आर इनएलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे भी ये लोग भी इनएलिजिबल होंगे, अंडरस्टूड। चलो अब ये हम आ गए टर्नओवर लिमिट फॉर सर्विस, जो अभी हमने नहीं की, तो अभी इस पे हम क्या नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। अब हम आ देते हैं किसके ऊपर, एग्रीगेट टर्नओवर। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम।
तो कंपोजिशन स्कीम के लिए मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, सेम वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसा मेरा रजिस्ट्रेशन में होता है, एक डिफरेंस होगा। क्या मैं एग्रीगेट टर्नओवर जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए निकाली थी वहां टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सब लेती थी? हाँ, वहां पे टैक्सेबल भी लिया है, इंटरस्टेट भी लिया है आपने, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब टोटल टर्नओवर देखने के लिए तो मैं सब कुछ टोटल कर रही हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर मैम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है? जी हाँ। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 लेके देन आई एम एलिजिबल टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसमें से मुझे मैम क्या करना होता है, एक्सक्लूड करने होते हैं वो सारे टैक्सेस जो जीएसटी वाले हैं, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सेस हो, सब इंक्लूड करो सब क्या कर दो, एक्सक्लूड करो। इसके अलावा आपने कुछ परचेस किया, मतलब यू आर रेसिपिएंट, राइट? एंड बीइंग अ रेसिपिएंट आपको बिकॉज ऑफ बीइंग अ रेसिपिएंट कुछ ऐसे कंडीशंस कंप्लाई होगी कि आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़े। तो ये जो इनवर्ट सप्लाई आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लिया है, ये इनवर्ट सप्लाई को आप टर्नओवर काउंट नहीं करोगे। 10 लाख की कोई चीज खरीदी जिसमें टैक्स आपने पे किया बिकॉज यू आर द रेसिपिएंट, तो बिकॉज टैक्स आपने पे किया दैट डजंट मीन कि वो आपका टर्नओवर ही हो गया। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इनवर्ट सप्लाई विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड। तो ये चीज तुम्हें नहीं लग रहा कि सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन वाली है? हाँ, बट आईटीसी सीए फाइनल वालों ने मेरे साथ किया। आईटीसी में जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो वहां डिफरेंस है, वो चीज याद रखना पड़ेगी। अभी तक तो मैम सब कुछ सेम चल, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आई। क्या आई? अब वो देखो हमने मैम जब टर्नओवर इन स्टेट की बात की थी, टर्नओवर इन स्टेट अभी बात की थी और कहा था कि टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त तो इंटरेस्ट डिस्काउंट वाले की कुछ वैल्यू दी हो ना, तो इसको एक्सक्लूड कर देना। तो मैंने कहा था क्या यही चीज मुझे एक्सक्लूड करनी पड़ेगी एग्रीगेट टर्नओवर में? तो देखते हैं क्या लिखा है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम April of the financial year up to the date of his being liable for registration and excludes exempt supply of service provided by way of discount. तो इसका मतलब ये whether you are calculating turnover in state or you calculate your aggregate turnover, दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट से रिलेटेड इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो मिल रहा है फॉर द लोन एडवांसेस वो एक्सक्लूड करना है, बीइंग एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर, आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे, और अगर इंक्लूडेड है तो पहले एक्सक्लूड करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग 1.5 करोड़ और 75 लाख एज द केस में बी। आइए बात समझ में। चलो, तो मैम हमको क्या क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें देखना है हमारा एग्रीगेट टर्नओवर। तो मैं पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगी, तो मैं 1 अप्रैल से देखना स्टार्ट करूंगी, तब तक जब तक मैं चेक कर रही हूँ कि अभी भी मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। अब मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मैं 6 जून को भी चेक कर सकती हूँ, मैं 31 दिसंबर को चेक कर सकती हूँ, मैं 31 मार्च को चेक कर सकती हूँ। तो पिछले साल के 1 अप्रैल से मेरा टर्नओवर क्रॉस होते होते मैं चेक करूंगी। क्यों ऐसा बोल रहा है वो देखो, ये अभी का ईयर है, ठीक है, ये मेरा करंट ईयर है। मैं प्रीवियस ईयर का टर्नओवर चेक करती हुई आऊंगी यहाँ तक, तो मैं यहाँ के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। सॉरी, दिख नहीं रहा, ये मेरा करंट ईयर है। मुझे यहाँ पे चेक करना है वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। तो मैं इस अप्रैल से, यहाँ के अप्रैल से काउंट करूंगी यहाँ तक के मार्च तक का कि वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, ठीक है। वो मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद इस करंट ईयर में मुझे इस अप्रैल से काउंटिंग लगानी है और आज देखना है कि आज भी मैं कंपोजिशन स्कीम में रह सकती हूँ, क्या अभी भी मैं कंपोजिशन स्कीम में रह सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है ना करंट ईयर में भी, तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड एज ए नॉर्मल पर्सन, और नॉर्मल पर्सन की तरह आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और इस पे आईटीसी का इम्पैक्ट क्या आएगा, सेक्शन नंबर 18 ऑफ आईटीसी विल बी देयर, जिसमें आपको समझ में आएगा इसका आईटीसी इम्पैक्ट क्या। यहाँ तक बात समझ में? तो यहाँ पे बोला है कि क्या क्या इंक्लूड करोगे मैम एग्रीगेट टर्नओवर में। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी चीजें इंक्लूड होगी, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी एक्सक्लूड होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इनवर्ट सप्लाई, और वही एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, वो डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट वाला पार्ट एक्सक्लूड होगा।
बट ये चीज एक्सक्लूड नहीं होती आपके रजिस्ट्रेशन के एग्रीगेट टर्नओवर में। कौन सी एक्सक्लूड नहीं होती? ये वाली। और जब आईटीसी में आप एग्रीगेट टर्नओवर लेते हो तो वहां पे आप याद करो, वहां पे सेस, वैट, सीएसटी सब कुछ एक्सक्लूड होता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन आईटीसी। तो 3 जगह पे एग्रीगेट टर्नओवर है, तीनों जगह पे एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन अलग है। रजिस्ट्रेशन में भी, देन योर आईटीसी एंड देन योर कंपोजिशन लेवी। तो यहाँ पे हमने समझा कि हाँ भैया एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। मैम रेट ऑफ टैक्स क्या है कंपोजिशन स्कीम में? अब भी तो हमने पढ़ा, यही मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए कितना है 1%, 1% आप देखेंगे। 2.5% किसके लिए देखेंगे आप? रेस्टोरेंट सर्विस वाले के लिए। और अगर ये ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए 0.5% हो जाएगा। तो ये रहा आपका ओवरऑल। ठीक है, तो हमने रेट भी देख लिया। रेट के बाद अब क्या है? रेट के बाद ये कुछ उन्होंने क्या देके रखे? एग्जाम्पल्स देके रखे हैं। तो मैं अभी के लिए वो एग्जाम्पल को हटा रही हूँ, हम लोग इसको भी अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विस। अभी फिर वो सर्विस वाले पे आ गए, हम करते हैं सर्विस वाला। मैम हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर इन स्टेट? तो टर्नओवर इन स्टेट भी सेम वे में कैलकुलेट होगा जैसे आप टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर करते थे, लेकिन सेम स्टेट में किए गए आपके टर्नओवर आएंगे। अब सेम स्टेट में आपके टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट टर्नओवर। मैम यहाँ पे इंटर स्टेट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने के लिए सब कुछ आता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं कंपोजिशन के लिए। और अगर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो तो आपको टैक्स पे करना है, उसके लिए टर्नओवर इन स्टेट चाहिए। और कंपोजिशन वाले को इंटर स्टेट करना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट में करा हुआ टैक्सेबल एग्जेम्प्ट टर्नओवर ही आएगा ना। यहाँ पे एक्सपोर्ट आ नहीं सकता, इंटर स्टेट आ नहीं सकता, क्योंकि आप एलिजिबल हो तभी तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि कितने परसेंटेज पे आपको टैक्स पे करना है। तो एक कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नेवर डू इंटरस्टेट सप्लाई और एन एक्सपोर्ट। बाकी एक्सक्लूजन सेम है। बाकी क्या है यहाँ पे? एक्सक्लूजन सेम है। क्या क्या एक्सक्लूजन था? मेरा एक्सक्लूजन था सीजीएसटी वाला, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला, और मेरा एक्सक्लूजन और क्या था? वही इंटरेस्ट डिस्काउंट वाला, ये वाला एक्सक्लूजन सेम है। अब यहाँ पे एक चीज और नहीं दी है, वो क्या है? Value of supply from first day of April up to the date when such person liable under this act। क्या लिखा है फिर से देखते हैं। Value of supply from first day of April up to the date when such person becomes liable for registration under this act, this has to be excluded। अब ये क्या है? ये हमें पता चलेगा, इसी को मैंने बोला था, इसी के लिए, सिर्फ इस चीज के लिए मुझे करने हैं क्वेश्चन। ये वाली एक लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ये लाइन इजीली आपको समझ में आएगी कि मैम ये क्या कर दिया। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेके जिस दिन तक आप लाइबल हो गए टू पे जीएसटी, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए, तो बोल रहा है कि फर्स्ट डे से लेके जब भी आप क्या हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए, उतने पार्ट को आप एक्सक्लूड कर दो। ये तो हमारे समझ ही नहीं आ रहा, उतने पार्ट को एक्सक्लूड कर दो मतलब क्या उस पर टैक्स नहीं पे करोगे? ये चल क्या रहा है? तो अभी हम देखते हैं, समझते हैं, ये क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हु आर द पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड कंपोजिशन स्कीम में कौन लोग नहीं आ सकते? तो अगर मैं गुड्स की कंपोजिशन स्कीम की बात करूं तो सिंपल बात है, हमने अभी तो किया था, अगर आप सर्विस में इन्वॉल्व हो आप नहीं आ सकते। आप नॉन टैक्सेबल वाले गुड्स एंड सर्विस का डीलिंग करते हो, आप नहीं आ सकते। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हो? सप्लाई कर सकते हो, करते हो, तो आप इस कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। आप मैन्युफैक्चरर हो नोटिफाइड गुड्स के, और वो ये ना नोटिफाइड गुड्स, आइसक्रीम हो गया, पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, ये सारी चीजें बस एक बार रीड आउट कर लेना। अगर इन सब चीजों के मैन्युफैक्चरर हो, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर कंपोजिशन। आप क्या कर रहे हो? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आप एनआरटीपी हो, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। आप कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या नहीं कर सकते? अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है? इसके बाद उन लोगों की बात की है कि थोड़ी बहुत अगर सर्विस देते हो, तो ये अभी हमने लिमिट की थी कि थोड़ी बहुत अगर सर्विस देते हो तो उसकी लिमिट क्या है, वो यहाँ पे देके रखी हुई है। देन
हम ये जानते हैं कि टर्नओवर एंड स्टेट के लिए हमको इंटरेस्ट वगैरह सब एक्सक्लूड करना होता है, तो वही चीज वापस से डिटेल में इन्होंने दे के रखी। अब कुछ कंडीशंस दे के रखी, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होते हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कंप्लायंस करने हैं? हाँ जी। क्या आप सीटीपी नहीं हो सकते, एनआरटीपी नहीं हो सकते? नहीं। लेकिन कंपोजिशन टैक्स पेयर टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, उसे क्या करना है, कंपोजिशन टैक्स पेयर को टैक्स इनवॉइस इसलिए इश्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता। ये मेरी शुरुआती लाइन थी आपके लिए जब मैंने समझाया था कि कंपोजिशन स्कीम वाले को क्या बेहतरी मिल रही है। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स। तो भाई जब वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करे? ये बात भी सही है। तो वो इशू करता है बिल ऑफ सप्लाई। तो वो क्या करता है, इशू करता है आपका बिल ऑफ सप्लाई, और उसे ये लिखना पड़ेगा दैट इज अ कंपोजिशन टैक्स पर्सन, कि वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है, तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की तरह उसको रजिस्टर हुआ है। और उसको हर एक नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड पे मेंशन करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस, हर जगह वो मेंशन करके चलेगा कि आई एम अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, मैं क्या हूँ, कंपोजिशन टैक्स पेयर हूँ, ये उसको क्या करना है, मेंशन। फिर वही, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते, किसके मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते, ये नोटिफाइड गुड्स जो है, इन नोटिफाइड गुड्स के आप क्या नहीं हो सकते, मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते। यहाँ तक बात समझ में? मैं अभी ना लास्ट में, जैसे ही मेरा इतना सा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ये मैं जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगी ना ये 2-3 पेज, मैं फिर एक आपको रिकॉल दूंगी पूरा की पूरा कंपोजिशन वाले का, क्योंकि सर्विस वाले में कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ लिमिट ही करनी है और तुमको समझाना है कि सर्विस वाले कौन लोग हैं जिनको भी कंपोजिशन स्कीम में अपने क्या किया, अभी भी कवरेज में लिया हुआ। बट व्हेन इट कम्स टू ये वाला गुड्स वाला कंपोजिशन, इसको अच्छे से समझना है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मुझे 1.5 घंटे क्या 2 घंटे भी लग जाए, क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे से कंप्लीट भी करेंगे। अभी मैंने आपको क्या चीज बोली, अभी मैंने आपको से नॉर्मल सी चीज बोली कि भाई ये जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, कंपोजिशन टैक्स पेयर की कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये कि भाई तेरे बिल पे, साइन बोर्ड पे, सब जगह लिखना है तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तुम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तुम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, तुम सीटीपी नहीं हो सकते, एनआरटीपी नहीं हो सकते, ये पहले भी देखा है और अभी भी वही चीज दे रहे हैं। तुमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या करना है, फॉलो करना है, ये उसकी कंडीशन दी है उसको। अब अगर आपने चूज किया है कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, तो इफ अ पर्सन वांट टू गो इन कंपोजिशन स्कीम, उसको चाहिए कि उसे कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होना है, तो पहली शर्त, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको इनिशियल फेज, देखो कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है ना, कंपोजिशन टैक्स पेयर के ऊपर कुछ क्या है, कंडीशंस एप्लीकेबल है। क्या है कि देखो, एक पर्सन है जिसे क्या चाहिए, उसे कंपोजिशन टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर होना, तो रजिस्टर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन में आपको चूज करना पड़ेगा कि आई वांट टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, आपको ये इंटीमेट करना पड़ेगा। तो लिखा है पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, अभी तक तो रजिस्टर्ड है ही नहीं वो बंदा, और चाहता है कि वो अप्लाई करना चाहता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि ही वांट टू गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन लेवी, कि वो कंपोजिशन लेवी के अंदर कंपोजिशन टैक्स पेयर की तरह क्या होना चाहता है, रजिस्टर होना चाहता है, जिसका फॉर्म नंबर ये है। और ये फॉर्म में जब वो चूज कर लेगा ना कि आई वांट टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो उसी को इंटीमेशन माना जाता है। तो ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। तो सबसे पहले इस बंदे को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है, ये आज तक रजिस्टर हुआ नहीं है, तो इसको चॉइस लेनी पड़ेगी, इसे बताना पड़ेगा दैट ही वांट टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, और ये जो वो ऑप्शन चूज करेगा उसके जीएसटी REG 01 में यही इंटीमेशन माना जाएगा, और जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा उसी दिन से ये टैक्स पे कर सकता है एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। क्या ये बात समझ में आई? तो मैम रजिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होता है, देखो रजिस्ट्रेशन shall be effective from the date on which person becomes liable for registration। अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुआ है, वॉलेंट्री नहीं, सपोज करो वो लाइबल हो गया क्योंकि उसका 20 लाख 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ,
तो इज लाइबल टू गेट रजिस्टर। तो 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर विद इन 30 डेज वो रजिस्ट्रेशन लेता है तो जिस दिन से वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन तभी से इफेक्टिव होता है। ये मैंने पार्ट नंबर 2 में समझा है। बट अगर वो 30 डेज में नहीं लेता है रजिस्ट्रेशन तो एक्चुअल में जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है उस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ये तो था उस पर्सन के थ्रू। जो पर्सन क्या कर रहा है, अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं है लेकिन अब वो ऑप्ट कर रहा है कि वो कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को भी इंटीमेशन देना पड़ता है जो ऑलरेडी क्या है, पर्सन रजिस्टर्ड है। तो ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड पर्सन चाहता है नहीं मुझे नॉर्मल स्कीम में नहीं रहना, मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो वो शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ये शिफ्टिंग ड्यूरिंग द ईयर अलाउड नहीं होती। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, हाँ जी, अगर आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो और नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो उसे स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है ना, कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उससे पहले ही उसको ये चूज करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर से अब मैं कहाँ जाऊंगा, कंपोजिशन स्कीम में जाऊंगा। वो बीच में शिफ्टिंग नहीं कर सकता। एक न्यू पर्सन है जो बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है वो बीच में भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल वाला अगर कंपोजिशन में जा रहा है तो उसको प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही क्या करना पड़ेगा, ये चॉइस लेनी पड़ेगी। लेकिन मैम अगर कंपोजिशन वाला नॉर्मल में जाना चाहे, उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, वो नॉर्मल में जाना चाहे, वो बीच में कभी भी हो सकता है। गवर्नमेंट के फायदे में सारी चीजें चलती है दोस्त। तो कंपोजिशन वाला नॉर्मल में जाना चाहता है या फिर कंपोजिशन वाला नॉर्मल में जा रहा है क्योंकि थ्रेशोल्ड ही क्रॉस हो गया, अब नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, वो कभी भी हो जाएगा। लेकिन वाइस वर्सा नॉर्मल वाला कंपोजिशन में प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसको ये चॉइस लेनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में? तो वही चीज लिखी है। एक रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन, उसको इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन देना पड़ेगा इस वेबसाइट पे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले उसको ये देना पड़ेगा। ही शुड ऑल्सो फर्निश द स्टेटमेंट, इसके साथ उसे एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट देना पड़ेगा? विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल। इसके साथ उसे क्या देना पड़ेगा? स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट पता है क्या होता है, इसमें इनपुट उसके पास कितना है, कैपिटल गुड्स उसके पास कितना है, ये सारा एक स्टेटमेंट भी उसको देना पड़ता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और, प्रायर टू कमेंसमेंट, स्टार्ट होने से पहले इंटीमेशन देना है कि भाई मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट ईयर से क्या करूंगा, नेक्स्ट ईयर से आई वांट टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। अब कंपोजिशन टैक्स पेयर को ना उसके बाद जो इनपुट है, जो कैपिटल गुड्स है, उस पर आईटीसी नहीं मिलता। तो ये गवर्नमेंट को पता तो चले उसके पास इनपुट कितना है, उसके पास कैपिटल गुड्स कितना है। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही आपका कमेंस हो गया ना फाइनेंशियल ईयर, उसके 60 डेज के अंदर हमको क्या दे दो, स्टेटमेंट दे दो। और स्टेटमेंट में बताना आपके पास कंपोजिशन में आने से जस्ट एक दिन पहले, कंपोजिशन स्कीम में आने से जस्ट एक दिन पहले आपके पास कितना इनपुट था, कैपिटल गुड कितना था, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में कितना था, फिनिश गुड्स में कितना था, नॉर्मल इनपुट आपके पास कितना है, ये सारी डिटेल आपको फिर विद इन 60 डेज देनी पड़ती है। डन। देन इसके बाद क्या बोला है, any intimation in respect of any place of the business in a state shall be deemed to be intimation for other place। एक जगह ये इंटीमेशन दे दिया कि नॉर्मल से कंपोजिशन में जाना, तो फिर सब कंपोजिशन में जाएंगे, ये भी हम पहले से ही कर चुके हैं। Now option to pay tax under composition is effective from the beginning of financial year। ये हमने बताया, समरी दी है उसने और कुछ नहीं दिया कि नए वाले को अगर जाना है तो वो कभी भी जाओ, कोई कन्वर्जन कर रहा है तो उसको इनिशियल फेज ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर में बताना पड़ता है। ये वही चीज दी है, ये नया अप्लाई कर रहा है कभी भी करो एनी टाइम, बट अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है तो उसको बिगनिंग में ही बताना पड़ेगा। अब मैम कंपोजिशन स्कीम के लिए कब तक वैलिड रहता है? जब तक आपका टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक यू आर एलिजिबल। चाहे वो करंट ईयर में भी क्रॉस हो जाए तो भी इनएलिजिबल हो जाओगे,
और फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। तो आपकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं होता, और करंट ईयर में अगर आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं होता है तो यू आर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड कंटिन्यू एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। मैम ये 50 लाख क्यों आया, क्योंकि वो सर्विस वाला जो मैंने सिर्फ अभी लिमिट नहीं बताई, सब चीजें कॉमन है, सब चीजें कॉमन है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस। दो जगह डिफरेंस है, मैं उसी के लिए इसको होल्ड करके बैठी हुई हूँ कि अभी सर्विस नहीं करे, पहले पूरा गुड्स कवर करते हैं। गुड्स याद होगा तो मैं सर्विस जब तुम्हें करवाऊंगी ना, मैं रिवीजन भी करवाऊंगी कंपोजिशन का इस रेगुलर क्लास में, और साथ ही साथ हम फिर क्या करेंगे, सर्विस वाले को कंपेयर करते हुए फिर पढ़ लेंगे। देन ये फिर से वही आ गई विड्रॉल की बात। अगर आप कभी चाहो कि कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही बताना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम से हटना चाहता हूँ, कन्वर्जन करना चाहता हूँ। अब ये बोलता है कि ये छोड़ो, आप कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हो तो इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल टेक effect shall be date of you have indicated, but such date should not be prior to the commencement of the financial year in which the application for withdrawal is filed। अब ये क्या लिखा है, फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो एक चीज होती है कन्वर्जन, एक चीज दिखी है यहाँ पे विड्रॉल, एक चीज कन्वर्जन होती है और एक चीज क्या है विड्रॉल। अब विड्रॉल क्या है, विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, withdrawal from composition scheme by the taxpayer who intends to withdraw from the said scheme। तो registered person who wants to withdraw from composition shall before the date of withdrawal file an application। अरे भाई तुम अगर composition scheme छोड़ना चाहते हो क्योंकि सपोज तुम्हारा टर्नओवर नहीं जा रहा या फिर कोई और रीजन है कि तुम्हें composition scheme withdraw करनी है, चाहे तुम 20 लाख का भी टर्नओवर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे इसलिए विड्रॉ करना है, या फिर तुम्हें नॉर्मल स्कीम में जाना है इसलिए तुम्हें कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करनी है, विड्रॉ करने से पहले एप्लीकेशन देना। तो जो तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल होगा ना, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल कहाँ माना जाएगा, इट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन में बताओगे ना कि इस दिन से मैं कंपोजिशन स्कीम से हटना चाहता हूँ, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेट हो जाएगी। बट ये जो इफेक्टिव डेट है शेल नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल इज फाइल्ड। अब क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, सॉरी, देखो क्या बोला है, तुमको विड्रॉ करना है तुम विड्रॉ कर जाओ, प्रॉब्लम विड्रॉल में नहीं। विड्रॉ करने से पहले हमको एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन में डेट बता देना कि कब से विड्रॉ करना चाहते हो, क्योंकि या तो तुम नॉर्मल स्कीम में जाना चाहते हो या फिर तुम्हारा टर्नओवर इतना भी नहीं रह गया कि तुम रजिस्टर भी रहो, कोई भी एक चीज हो सकती है। तो अगर तुम रजिस्ट्रेशन मतलब विड्रॉ करना चाहते हो तो एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन में क्या दो, वो डेट मेंशन कर दो कि कब से विड्रॉ कर रहे हो, तो हम इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल वही डेट मानते। लेकिन ये डेट उस ईयर से पहले नहीं हो सकती, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव आप एक डेट दे रहे हो, डेट फ्यूचर की हो सकती है, डेट थोड़ी सी पास्ट की भी हो सकती है, लेकिन ये डेट ऐसी नहीं होगी कि तुमने इस फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल के लिए बोला और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले की डेट दे रहे हो। तो वही तो वो लिख रहा है कि दिस डेट कुड नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच विड्रॉल एप्लीकेशन इज फाइल्ड। तुमने इस ईयर में 2024 में सपोज कर लो तुमने विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल की, तो इस साल से पहले की कोई जो तुमने एप्लीकेशन ही कब दी, इस ईयर में, तो तुम इससे पहले कैसे विड्रॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम डेट लिख के दे रहे हो कि मैं तो 2022 से मान रहा हूँ कि मैं विड्रॉ कर चुका। अरे ऐसे नहीं होता, आर यू गेटिंग। तो विड्रॉल की जो डेट है would not be prior to the date of the financial year in which the withdrawal application is filed. Now, denial of option to pay tax under composition by tax authority. tax authority को कहीं ऐसा लगता है, नॉर्मल सा पॉइंट है कि उनको अगर ऐसा लगता है कि यार तुम कंपोजिशन स्कीम में नहीं होना चाहिए तो तुमको शो कॉज नोटिस देंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ
क्यों ना तुमको कंपोजिशन से बेदखल किया जाए, या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें उनको लगता है कि तुमको कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहना चाहिए, तो वो तुमको शो कॉज नोटिस देके क्या करेंगे, पूछेंगे कि बताओ भाई तुमको क्यों कंपोजिशन से बेदखल ना किया जाए। बट जो भी केस हो, कोई विड्रॉ मतलब तुमको बेदखल कर रहे या कुछ भी, जो भी केस है, तो वो क्या बोलता है, इन ईच ऑफ द अबव केस person has to furnish a statement that contain detail of input in your finished goods, semi-finished goods, etc. Date on which the option is withdrawal or denied within a period of 30 days from the date from which option is withdrawn. जिस दिन तुमसे कंपोजिशन का हक छीन गया, वहां से 30 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट जरूर दे देना। देखो, जब तुम आते हो कंपोजिशन में तब भी हम स्टेटमेंट मांगते हैं, लेकिन 60 डेज में स्टेटमेंट मांगते हैं जिसमें तुम इनपुट कैपिटल गुड्स में कितना क्या क्या रखा है तुम वो स्टेटमेंट देते हो, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन जब विड्रॉ हो रहा है तो विड्रॉ होने के बाद 30 डेज में हमको ये डिटेल दे देना, तुम्हारा इनपुट में कितना था, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में क्या था, इनपुट फिनिश गुड्स में क्या था, तुम्हारे पास कैपिटल गुड्स में क्या क्या चीजें थी, ये सारी डिटेल हमको चाहिए होगी। डन। देन ये तो वही हो गया बार बार कि अगर एक जगह रजिस्टर्ड हो सेम पेन वालों को सबको कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा। कंपोजिशन वाला टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, ना ही वो क्या ले सकता है क्रेडिट, कोई और उसका मतलब कंपोजिशन वाला अगर टैक्स पे कर रहा है तो वो किसी और से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और साथ में वो आईटीसी भी नहीं ले सकता है। पेनल्टी क्या है, अगर आप ढंग से कंपोजिशन स्कीम फॉलो नहीं करते तो 73-74 डिमांड एंड रिकवरी का एक प्रोविजन है। डिमांड एंड रिकवरी आप पे क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस कंप्लीट्स योर कंपोजिशन स्कीम फॉर ओनली गुड्स। पहले मैं एक रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद मैं एक तुमको ब्रेक दे दूंगी 5 मिनट का, फिर हम सर्विस का स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि कंप्लीशन पूरा हुआ। अब ये जो मैं रिवीजन है ना, मैं सीए फाइनल की बुकलेट से करवाती हूँ, क्यों, पता होना चाहिए ना सेम है। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने ये किया था कि कंपोजिशन लेवी आता है सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 क्या है कि आपको अगर रजिस्टर होना है तो या तो सेक्शन 9 में नॉर्मल पर्सन की तरह रजिस्टर हो, या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होना है तो सेक्शन नंबर 10। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो एक्ट में वो सब ओवरराइड होता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है 9394 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओवरराइड नहीं होता, मतलब आरसीएम फॉलो करना पड़ेगा। उन लोगों को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है 1.5 करोड़, वो एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। भले ही 50 लाख लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे याद रखना कि ये जो 50 लाख वाली चीज है ये क्या हो चुकी है, 1.5 करोड़ हो चुकी है। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है तो इनएलिजिबल हो कंपोजिशन के लिए। जो लोग क्या है कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो उनको अपने टर्नओवर इन स्टेट के हिसाब से क्या करना है, 1% फॉर मैन्युफैक्चरर, 2.5 पर रेस्टोरेंट एंड 0.5 फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडर। टर्नओवर इन स्टेट, ओवरऑल टर्नओवर इन स्टेट चाहे वो एग्जेम्प्ट हो टोटल टर्नओवर, उसके हिसाब से इन स्टेट टर्नओवर के हिसाब से उनको टैक्सेस पे करने होंगे। फिर इसके बाद बोला कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हो स्पेसिफिकली कि जब आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो ये तो गुड्स के लिए, बट अगर आपकी टर्नओवर इन स्टेट का, एक स्टेट में जितना टर्नओवर है उसका 10% ले लो और 5 लाख विच एवर इज हायर अगर हम करेंगे तो इतने की सर्विस वो दे सकते हैं। बट ये टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट रिसीव होता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डिपॉजिट या लोन वगैरह देने के लिए तो ये एग्जेम्प्ट सर्विस है, ये काउंट नहीं होगी। तो हमने पढ़ा है ना टर्नओवर इन स्टेट में काउंट होती है, ना ही वो कहाँ काउंट होती है, एग्रीगेट टर्नओवर में। देन इसके बाद कौन कौन एलिजिबल है, जो लोग सर्विसेज में एंगेज नहीं है वो एलिजिबल है। जो लोग क्या नहीं करते, गुड्स एंड सर्विस ऐसे सप्लाई नहीं कर रहे जो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स ही नहीं लगता, वो लोग एलिजिबल है। जो आउटवर्ड सप्लाई नहीं करते, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करते, रिसीव कर सकते बट सप्लाई नहीं कर सकते, या फिर वो एंगेज है किसके थ्रू, अपने गुड्स या सर्विसेज देने में, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जब आप क्या करते हो, सर्विसेज देते हो, तो ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करता है तो भाई यहाँ पे भी नहीं चलेगा ऐसा। फिर उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर हो किसी ऐसे नोटिफाइड गुड्स के जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, फ्लाई ऐश वगैरह एक्सेट्रा, तो वहां पे भी क्या है, इनएलिजिबल हो आप। सीटीपी एनआरटीपी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इनएलिजिबल।
सेम पेन में जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है सबको फिर क्या करना पड़ेगा, वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन। आपके पास ब्रांच वाइज चॉइस नहीं होगी। ये वाला अभी हमने नहीं किया, ये सर्विस से रिलेटेड है। फिर इसके बाद बोलते हैं अगर आप क्या चाहते हो कि कभी ऐसा चाहते हो कि अब आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहना चाहते या फिर आपका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है, तो आपको नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, और नॉर्मल स्कीम में आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन कंपोजिशन में अगर आपको नए वाले को आना है, कोई नया जो कभी रजिस्टर हुआ है वो भी कभी भी आ सकता है। लेकिन नॉर्मल से आप कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही आपको आना पड़ेगा। फिर अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की है कंपोजिशन कंप्लाइंस करने में, तो 73 74 के अंदर आपका क्या होगा, कंप्लाइंसेस चेक किए जाएंगे। यही सारी चीजें अभी हमने की है। कुछ कंडीशंस है कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए, तो कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 आरसीएम फॉलो करना है, सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, वो उसको लिखना पड़ेगा अपने साइन बोर्ड पे, बिल बोर्ड पे, हर जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, कंपोजिशन टैक्स पेयर है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, वो आईटीसी दे नहीं सकता है, ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर कुछ जगहों पे क्या है 75 लाख है, वो था हमारा टू मेंस क्या था, त्रिपुरा और उत्तराखंड, देन आपका था मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, एंड क्या था अपना टू मेंस एस क्या था अपना सिक्किम। तो ये सब जगह के लिए 75 लाख है, बाकी जगह के लिए 1.5 करोड़। एक चीज तुम्हें ये सारी चीजें देख के समझ में आनी चाहिए क्या, कि सेम है पूरा, वेदर इट इज फाइनल और इंटर। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है जो हमने किया, टैक्सेबल लो, एग्जेम्प्ट लो, एक्सपोर्ट लो, इंटर स्टेट लो, लेकिन आरसीएम का इनवर्ट सप्लाई और टैक्सेस एक्सक्लूड कर देना, और साथ में वही इंटरेस्ट वाले पार्ट को भी क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज वेल एज योर टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हम टर्नओवर इन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए ये आएगा, ये आएगा, बट क्या नहीं आता टर्नओवर इन स्टेट के लिए, ये दो चीजें नहीं आती, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते, तो ये दो चीजें नहीं आती। बाकी ये भी आएगा, ये भी आएगा। वहां पे एक चीज ये भी आएगा कि आपको एक्सक्लूड करना है वहां पे, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज और थी जिसके लिए हमको अभी क्वेश्चंस देखने बचे हैं। ठीक है। तो दिस इज द एंटायर रिविजन, ये पूरा ऑलरेडी मैं रिवाइज कर चुकी हूँ अबाउट व्हाट, अबाउट ऑफ योर कंपोजिशन स्कीम फॉर द गुड्स। अब मुझे स्टार्ट करना है पहले कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, उसको लगेंगे 10 मिनट आई गेस, मुझे जैसा लगता है, फिर हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो अभी आप ले सकते हो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, मैं यहाँ पे पॉज कर देती हूँ, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 5 मिनट्स का ब्रेक का टाइमर लगा लो, और फिर आप स्टार्ट कर देंगे आगे सर्विसेज के लिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। चलो भाई, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अब हमको क्या करना है, वो जो सर्विस वाली कंपोजिशन स्कीम है ना, वो हमको अब वो कंप्लीट करनी है। अब जो सर्विस वाली कंपोजिशन स्कीम है, मैम आपने कहा था कंपोजिशन स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल टू द गुड्स, बट सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A दैट इज फॉर सर्विस। अब ऐसा क्या, बार्बर को याद रखो, ठीक है, फिर आपके टेलर भाई साहब को याद रखो। अब ये लोग भी तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इनको अगर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं दोगे, ये भी गलत है भाई। बार्बर की क्या गलती, 20 लाख क्रॉस हो सकता है, टेलर का 20 लाख क्रॉस हो सकता है, हमारी बुटीक वाली मैडम का 20 लाख क्रॉस हो सकता है। दे आर ऑल प्रोवाइडिंग द सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो लोग क्या नहीं कर पाए, सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं ले पाए, उनके लिए सेक्शन 10A आया, 10(2)A आया, और वो कहता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक है, तो ये सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस नहीं, बस ये चीज याद रखना, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस तो ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 10। तो अगर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक है, तो आपको 6%, दैट इज 3% मेक्स इट 6%, 6% क्या करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या करना होगा, पे करना। रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, बाकी चीजों में चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना कि इफ यू आर
a person supplying service and that is not a restaurant wala service and your aggregate turnover in the previous financial year is not more than 50 lakh, you are eligible for the composition scheme of service. सेक्शन 10(2)(a) के लिए आप एलिजिबल हो और उसमें आपको 6% के रेट से क्या करना है, 3% CGST, 3% SGST, मेक्स इट 6% आप पे कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे क्यों ये है, क्योंकि यहाँ पे इजी कंप्लायंस होता है, अकाउंट एंड रिकॉर्ड कम बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म है GST CMP 08, हर क्वार्टर में आपको फाइल करना होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि कंपोजिशन स्कीम गुड्स के लिए भी है, सर्विस के लिए भी है। गुड्स के लिए 10(1), 10(2) है और सर्विस के लिए 10(2)(a) है। डन, इतना। अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं हम सर्विस वाले पे। तो ऐसा मैंने बोला कि सर्विस के लिए 50 लाख का टर्नओवर है, लेकिन जब हमने गुड्स वाला किया था कहीं पे 1.5 टर्नओवर है, कहीं 75 है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवेयर द टर्नओवर लिमिट इज 50 लाख इन केस ऑफ गुड्स। तो हर जगह क्या है, टर्नओवर कितना 50 लाख है। दिस इज नॉट लाइक द केस वी हैव डन इन कंपोजिशन सप्लाई फॉर द गुड्स। एग्रीगेट टर्नओवर सेम कैलकुलेट करना है जैसे आप गुड्स के लिए करते हो, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जैसा एग्रीगेट टर्नओवर पहले कैलकुलेशन हुआ है, सेम पेज पे वैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, कैलकुलेट होगा। देन इसके बाद रेट क्या है, वहां पे रेट हम कर चुके, ये वाला रेट 6% है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम फिर से, ये देखो रेट हमने कर लिया 6%, इफेक्टिव 6% है, 3% वाला रेट है। टर्नओवर इन स्टेट सेम कैलकुलेट करना है जैसे आप कैलकुलेट करते, कोई चेंजेस नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे मुझे कोई चेंज नहीं लगा। अब मैं आती हूँ किस पे, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस। जैसे गुड्स के लिए आपने बात की थी यहाँ पे, वैसे ही सर्विस के रिस्पेक्ट में भी कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एलिजिबल। सर्विस के लिए भी क्या है, कुछ कुछ जगह पे कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं है। अगर आप ऐसे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसपे टैक्स ही नहीं लगता, सेम गुड्स जैसा। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, हमने मना किया इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते चाहे गुड्स हो या सर्विस, यहाँ पे भी सेम है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विसेज सेल करते हो जिसको क्या करना है, TCS कलेक्ट करना है, तो आप सर्विस वाले के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। या फिर आप मैन्युफैक्चर करते हो नोटिफाइड गुड्स, जो हमने अभी बता के रखे, यही नोटिफाइड गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हो तो भी क्या नहीं हो, आप इनएलिजिबल हो कंपोजिशन सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। या फिर आप CTP NRTP हो तो भी इनएलिजिबल हो। मतलब कट कॉपी पे सेम ही है। तो मैम डिफरेंस क्या है, ये भी सेम है, मैन्युफैक्चरर वाला पॉइंट भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैम आप आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते बट इनवर्ड सप्लाई ले सकते हो, हाँ वही चीज यहाँ पे दे के रखी है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बोला है कि ये स्कीम है। अब एक और चीज, ये हमने वो सर्विस वाला पार्ट कहाँ पे किया था, कंपोजिशन स्कीम फॉर द गुड्स, वहां पे ये चीज की थी। अब ये चीज आपकी क्या यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, ये 50 लाख वाले में। देखो गुड्स वाले कंपोजिशन स्कीम जो था वहां पे आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने की ये लिमिट। बट व्हाट इफ ये कंपोजिशन स्कीम क्या है, सर्विस वाली कंपोजिशन स्कीम है, तब क्या करेंगे, तो क्या लिखा है, thus it can be inferred that where the turnover of the registered person opting for composition scheme of goods is up to 50 lakh in preceding financial year, he can supply the service up to 5 lakh maximum। ठीक है, तो ये अभी इन्होंने वो गुड्स के रिस्पेक्ट में ही देके रखा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये गुड्स वाली चीज तो ठीक है, पर ये चीज क्या मेरे सर्विस वाले कंपोजिशन स्कीम पे भी एप्लीकेबल होगी? नहीं, सर्विस वाले के लिए तो ऑलरेडी बोला है ना 50 लाख का टर्नओवर, सर्विस वालों के लिए ही वो कंपोजिशन स्कीम दिया, तो वो सर्विस वालों के लिए वो आप मत करने बैठ जाना 5 लाख और टर्नओवर इन द स्टेट उसका 10% नहीं, ठीक है। देन मैम
यहाँ पे जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो सर्विस वाले में भी हमको वो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हटाना है, यस। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को रिमूव करना है, सेम वी हैव डन फॉर द गुड्स वाला पार्ट। मतलब मैं बोलूँ कुछ भी चेंज नहीं है, मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया ही क्या, सर्विस वाले के रिस्पेक्ट में सिर्फ तुम्हें लिमिट बताई सर्विस वाली, और कुछ भी नहीं है, मैं कुछ और बता भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ और है ही नहीं, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इस चीज का है कि यहाँ पे टर्नओवर लिमिट 50 लाख है, यहाँ पे 6% है, और ये सर्विस वालों के लिए है, बस। अदर देन दैट देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो मैं बताऊं क्या, डन। चलो अब ये हमारा मेरा पूरा कंपोजिशन स्कीम खत्म हुआ। अब मैं आ जाती हूँ इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर, जहां जहां पे मेरे एग्जाम्पल है। मैं एक बार चाहती हूँ कि एग्जाम्पल भी हम क्या कर लें, कंप्लीट कर। चलो तो इलिस्ट्रेशन 1 से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ये कौन सा इलिस्ट्रेशन है और ये किस चीज के लिए है, सिंपल सा इलिस्ट्रेशन है। मैं पहले डायरेक्टली जाती हूँ रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट पूछती है ये बताओ कि कंपोजिशन लेवी में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या बता के रखा है मुझे, इसने बोला है दी टैक्स पेयर तोलाराम मैन्युफैक्चरर जिसने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट की है, इसका एक यूनिट यूपी में है और दूसरा यूनिट एमपी में है, उसको टोटल टर्नओवर दोनों का मिला के हो रहा है, दोनों का मिला के टोटल टर्नओवर है 1,15,00,000। एलिजिबल है भाई, एलिजिबल है। टर्नओवर A1 A2 का दोनों का फर्स्ट क्वार्टर करंट ईयर, अब करंट ईयर का टर्नओवर भी इन्होंने देके रखा है हमको। मुझे बताओ कि इसको अभी कितना पेमेंट करना है कंपोजिशन स्कीम में। मैम प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इतना है, मतलब ये एलिजिबल तो है कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो करंट ईयर में मैम वो क्या करेगा, पे करेगा कंपोजिशन स्कीम में। करंट ईयर का मुझे टर्नओवर दे के रखा है। अब मुझे ये देखना होगा ये मैन्युफैक्चरर है ये ट्रेडर है। मैम ये मैन्युफैक्चरर है तो 1% की रेट से इसको पेमेंट करना होगा, डन। इसमें कुछ था ही नहीं। सेकंड, फिर से यहाँ बोला है मुझे बताओ कि कितना पेमेंट करना होगा इसको 10-1 10-2 के अकॉर्डिंग। सेम यहाँ पे फिर से बोला है भोलाराम, लेकिन अब भोलाराम ट्रेडर है। बाकी चीजें देखो सेम देके रखिए, बाकी चीजों में चेंजेस नहीं है, बाकी चीजें सेम है। तो भोलाराम एलिजिबल है क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर उसका 1.5 करोड़ से कम है, एलिजिबल है। तो करंट ईयर का जो टर्नओवर है बीइंग अ ट्रेडर, उसका फिर से ट्रेडर का क्या होगा, ओवरऑल 1% के रेट से उसका क्या जाएगा, टैक्स जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 पे। इलस्ट्रेशन 3 में भी यही पूछ के रखा है, लेकिन अब पूछा है सैलून स्टाइलिस्ट, मतलब ये 10-2A के बारे में पूछ रहा है। तो 10-2A में भी क्या है, 45 लाख के प्रीवियस ईयर का टर्नओवर एलिजिबल है। तो करंट ईयर इन स्टेट उसका जो टर्नओवर है, यहाँ पे बस एक चीज याद रखना, इन स्टेट जो इसका टर्नओवर है 5 लाख है, बट यहाँ पे आप क्या याद रखना, ये 6% की रेट से उसको टैक्स पे करना। क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इलस्ट्रेशंस क्या है ये। मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे जा रही हूँ, मेरा जाना बनता भी है क्योंकि इतने काम के नहीं। अब ये वाली चीज क्या देख के रखिए, अब हमारा कोई फोटोग्राफर है भाई, ये तो एग्जाम्पल दिया चंपक, चलो ले लेते हैं। इसने क्या किया, फोटोग्राफी स्टार्ट की दिल्ली में अप्रैल से, उसका टर्नओवर अलग अलग क्वार्टर का दिया, ये अच्छी चीज है, ये वाला देखना है मुझे। हमारा फोटोग्राफर चंपक दिल्ली में उसने फोटोग्राफी की सर्विस स्टार्ट की अप्रैल, इसी ईयर अप्रैल से, और क्वार्टरली उसका टर्नओवर दिया 20-30-20, ठीक है। सर्विस की बात चल रही है, सर्विस दिल्ली में क्वार्टरली टर्नओवर। इस केस में इसने सप्लाई स्टार्ट किया था, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो सिंस इट हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, his aggregate turnover in the preceding financial year is nil। देखो चंपक ने इस साल क्या किया है, स्टार्ट किया अपना सर्विस, मतलब पिछले साल तो उसका कुछ टर्नओवर है ही नहीं, वो टर्नओवर निल है। तो कंसिक्वेंटली अभी तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस के लिए एलिजिबल है क्योंकि उसकी सर्विस 20 लाख के नीचे ही थी, कुछ थी नहीं तब, ठीक है। तो यहाँ तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। ही बिकम्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो तो 20 लाख से अबाव ही एलिजिबल हो गया था। यहाँ पे अप्रैल जून में जैसे ही 20 लाख उसका टर्नओवर हुआ तो वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गया। बट अगर उसने ऑप्ट किया कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होना चाहता है, तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में लेगा, लेकिन अब वो मैम टैक्स कितने पे करेगा,
उसका टैक्स कितने पे पे होगा, मेरी बात समझो। पिछले साल उसका बिजनेस ही नहीं था, टर्नओवर कुछ था ही नहीं, नील था। इस ईयर वो रजिस्टर हो 20 लाख के बाद तो उसका रजिस्ट्रेशन की लिमिट आएगी, तो इस बार वो टैक्स कितने पे करेगा, ओवरऑल 50 लाख पे या फिर 30 लाख पे ही टैक्स पे करेगा। तो वही चीज मुझे आपको बतानी है कि जब आप टर्नओवर इन स्टेट काउंट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, अभी हमने यहाँ पे किया था ना, मैंने कहा था ये चीज मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी। तो जब आप टर्नओवर इन स्टेट काउंट करते हो, टैक्स पे करना है, तो आपको ये 20 लाख की लिमिट हटानी पड़ेगी, या फिर एज द केस में भी आपकी टैक्स पेमेंट की जो लिमिट है वो हटानी पड़ेगी। यहाँ पे सर्विस का केस है, तो सर्विस के केस में देखा जाए तो अभी इसको क्या करना चाहिए, 50 लाख हो गया इसका सितंबर तक, लेकिन टैक्स वो कहाँ पे भर रहा है ये समझो। 1 अप्रैल से जब मैंने स्टार्ट किया और आज की डेट जब वो एलिजिबल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो मैम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो एलिजिबल हुआ जब 20 लाख से उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ। तो यहाँ पे भी ये बोला है कि ये टर्नओवर एक्सक्लूड करना, कौन सा, अप्रैल से लेके 1 डे ऑफ अप्रैल से जब वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ है वो टर्नओवर एक्सक्लूड करना। तो अप्रैल से जून तक, नाउ जून में भी ही विल बी लाइबल टू पे टू बी द रजिस्टर्ड पर्सन। तो मतलब ये 20 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो मेरा 30 लाख आ रहा है, इस नेक्स्ट 30 लाख टर्नओवर पे आई विल बी एलिजिबल टू पे द जीएसटी। उसके बाद नेक्स्ट 20 लाख है, तो और नेक्स्ट 20 लाख पे भी आई विल बी पेइंग द जीएसटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे पहले तो मेरे को क्या हुआ, पहले 20 लाख आई एम इनएलिजिबल टू पे टैक्स, उसके बाद मेरा हुआ 30 लाख आई एम एलिजिबल टू पे द टैक्स। 30 लाख पे मुझे टैक्स पे करना है, तो ये 30 लाख पे तो मैं कंपोजिशन स्कीम 6% के हिसाब से टैक्स पे करूँ। फिर मेरा पे और टर्नओवर और हो गया 20 लाख। बट एक चीज समझो, 20, 30 यहाँ तक तो 50 लाख था, बट ये और 20 लाख हो गया, इसका मतलब आपका टर्नओवर कंपोजिशन से आगे चला गया। जब आपका टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम से आगे चला गया, तो अब इसके बाद आपको नॉर्मल रेट पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन ऐसे होता है। आपका नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अब किसी केस में 20 लाख होगा क्योंकि सर्विस है, गुड्स के केस में 20 भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट देख लेना, पता चलेगा 40 लाख कहाँ कहाँ पे होता है। तो जहाँ 40 लाख है तो आपको 40 लाख एक्सक्लूड करना पड़ेगा गुड्स के केस में। सर्विस का हम कर रहे थे, तो सर्विस के केस में मैंने 20 लाख हटा दिया, क्योंकि 20 लाख पे आई विल नॉट बी एबल टू पे जीएसटी, क्योंकि वहां तक तो मुझे वैसे भी टैक्स पे करना ही नहीं था। ये समझ लो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट माइनस कर दी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। और यही चीज मुझे आपको यहाँ पे क्या करनी थी, समझानी थी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दी। एंड आई होप समझ में आ गई। नहीं है तो देखो कमेंट बॉक्स भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और क्लास वालों के पास तो ऑप्शन है डायरेक्ट पूछने का, तो दे कैन जस्ट आस्क मी। ठीक है, तो दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे हमने पूरा की पूरा कंपोजिशन स्कीम किया विद ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वर पॉसिबल। और यहाँ पे भी आप देख लो, यही सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, सीए फाइनल में भी। ठीक है, तो सीए फाइनल के लिए भी मैं एक बार इलस्ट्रेशन देख लेती हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ, कहीं कुछ मिल जाए मुझे। ठीक है, फिर हमारा चंपक फिर से यहीं पे वही। तो कैन आई से कि सी फाइनल एंड सी इंटर दोनों के लिए कंपोजिशन स्कीम एंड होता है। इसी के साथ जाते जाते एक बार मैं बोल देती हूँ कि कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 है, आरसीएम फॉलो करना है गुड्स वालों को। इनको अपना प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ है तो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। जैसे ही टर्नओवर क्रॉस होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में। बीच में तो कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हो तो, या नया नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। लेकिन नॉर्मल से कंपोजिशन में जाना है तो प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो फिर 60 डेज में एक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ता है। जो लोग कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हुए हैं वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ होने के बाद या फिर कुछ डिपार्टमेंट बोलता है कि इसको विड्रॉ करना है, तो उसके बाद भी आपको 30 डेज में स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिसमें इनपुट कैपिटल गुड्स सबकी डिटेल आप देते हो।
फिर इसके बाद हम आते हैं वापस कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स पे ही चल रहे हैं, जिसमें ये बोला है कि टैक्स का रेट क्या होगा। तो 1% फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरर, 1% फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडर, 2.5% फॉर द पर्पस ऑफ योर रेस्टोरेंट। यहाँ पे पेमेंट करते वक्त टर्नओवर इन स्टेट देखना, टर्नओवर इन स्टेट में सिर्फ टैक्सेबल एग्जाम टर्नओवर आता है और एक्सक्लूड होता है आरसीएम वाला सब जो हमने इन्वर्ट सप्लाई लिया, जो जीएसटी है सब एक्सक्लूड होता है। और 1 अप्रैल से लेकर जब आप लाइबल टू गेट रजिस्टर हुए हो वो चीज भी हटा देते हैं। फिर आप कैलकुलेट करते हो टैक्स कितना पे करना, और यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट भी काउंट नहीं होता है। तो चाहे आप टर्नओवर इन स्टेट निकालो तब भी ये सब काउंट नहीं होगा। टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तब भी क्या होगा, क्या काउंट नहीं होगा, इंटरेस्ट डिस्काउंट काउंट नहीं होगा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आरसीएम भी काउंट नहीं होगा, जो इनवर्ट सप्लाई और टैक्स भी काउंट नहीं होगा। बट यहाँ पे वो 1 अप्रैल से लाइबल टू गेट रजिस्टर वाली चीज यहाँ नहीं आती, वो सिर्फ टर्नओवर इन स्टेट में आती है। एग्रीगेट टर्नओवर में सारा टर्नओवर लो, एक्सपोर्ट लो, इंटर स्टेट लो, एग्जेम्प्ट लो, टैक्सेबल लो, सब कुछ ले लो। कंपोजिशन टैक्स पेयर सर्विस वाला भी है, सर्विस वालों के लिए 50 लाख का लिमिट है और वहाँ 6% का जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, 3% और इफेक्टिव रेट 6%। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली आप टैक्स चार्ज नहीं करोगे, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, और आपको लिखना पड़ेगा आपके बिल बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो। इसी के साथ कुछ कंडीशन है कंपोजिशन टैक्स पेयर की कि वो एनआरटीपी नहीं हो सकता, सीटीपी नहीं हो सकता, आरसीएम, और वही मैंने जो भी बिल बोर्ड वाली कंडीशन बताई कि कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, ये लिखना पड़ेगा, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, टैक्स आप चार्ज नहीं कर सकते। कौन लोग है एलिजिबल जो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते, चाहे सर्विस वाला हो या फिर सर्विस वाला नहीं हो, तो यही आपको दिख ही रहा है। अगर आप क्या हो ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई करते हो आप नहीं आ सकते, आप सीटीपी एंड आरटीपी आप नहीं आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐसे कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो जिसपे टैक्स ही नहीं लगता, आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते हो। या फिर आप मैन्युफैक्चरर और नोटिफाइड गुड्स के, तब भी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। तो दिस आर सर्टेन कंडीशंस जिसके बेसिस पे कंपोजिशन स्कीम बनता है। एंड आई होप 1-2 बार तो रिविजन करवा दिया, जितना पॉसिबल है ओवरव्यू भी करवा दिया। इफ इट इज ओके फॉर यू तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो सी दिस इज इक्वली रेलिवेंट फॉर सीए फाइनल एंड सी एंटर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंपोजिशन स्कीम। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जितनी जान लगा सकते हो ना अपनी पूरी की पूरी निकाल के रख दो, क्योंकि May 24 एंड करने का जो कर सकते हो, जितना एफर्ट्स लगा सकते हो, एफर्ट्स बताए। मुझे इतना पता है कि हम बोलते हैं ना कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं बोलते तुम मेहनत करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट तुम्हें मिल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं तुम जिस फॉर्म में वो रिजल्ट सोच रहे थे वो वैसा ही मिले, बट अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो और लॉयल होके हार्डवर्क कर रहे हो, किसी ना किसी रूप में यू विल गेट दैट फ्रूट्स। एंड श्री कृष्ण ने तो कहा ही है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता वो कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे उस फल को देना है। तुम बस अपना कर्म किए जाओ। और बोलने वाले तो भाई बोलते रहेंगे कि इतने अटेम्प्ट हो गए, ये हो गया, मैं होता तो ये बुक लिख लेता, ये कर लेती, वो कर लेता, ऐसा हो जाता, वो हो जाता। बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं। बोलने दो, मैं बोल रही हूँ ना, बोलने दो। तुमको यहाँ से मेक योरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई क्या बोल बोल के जा रहा है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी ना, ये वही लोग होंगे जो शायद कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए भी अंदर से सोच रहे होंगे शिट इसका हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन करे भी या नहीं करे। और वो आज नहीं तो कल एक दिन तो आएगा। तो करते रहो मेहनत, ठीक है? चलो बाय बाय।